दोस्तों पृथ्वी से 62.3 लाइट ईयर्स दूर सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में ग्लीज 710 नाम का एक तारा है। मिल्की वे में फ्लोट करते हुए ये तारा हमारे सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है और अनुमान है कि आज से करीब 13 लाख साल बाद ये सूरज के करीब से गुजरेगा। मतलब ये सूरज से टकराने नहीं वाला बल्कि ऊट क्लाउड से होकर गुजरने वाला है और इस इवेंट की चांसेस 1-2 नहीं बल्कि 86% मानी जा रही है। अब अगर ये तारा ऊट क्लाउड से होकर गुजरता है तो ये सोलर सिस्टम के कई ऑब्जेक्ट्स को अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर सकता है और हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की ऑर्बिट भी चेंज कर सकता है। अब दोस्तों मिल्की वे में करीब 40,000 करोड़ तारे होने का अनुमान है, राइट? और इन्हीं में से एक तारा हमारा सूरज भी है। सूरज और इसका परिवार यानी कि हमारा सोलर सिस्टम पिछले करीब 460 करोड़ सालों से स्टेबल बना हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है और स्टेबल नजर आती है और काफी हद तक हमारा नजरिया सही भी है। पर इस सोलर सिस्टम में एक कमजोर कड़ी भी है जो हम इंसानों के अंत का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोलर सिस्टम के आखिरी नोन प्लैनेट नेपच्यून की। जुपिटर जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, अगर वो खत्म हो जाता है तो शायद हम इंसानों को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर नेपच्यून की ऑर्बिट बिगड़ती है तो हमारा अंत निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निश्चित है। मगर एक सेकेंड, आखिर कैसे? वेल ये जानने के लिए हमें सोलर सिस्टम के हिस्ट्री में झांकना होगा। तो दोस्तों जब नेपच्यून का फॉर्मेशन हुआ था तब ये अपनी ग्रेविटी से अपने आसपास के मौजूद कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट को बदलकर इन्हें इनर सोलर सिस्टम की ओर भेज देता था। पर समय के साथ साथ इसकी ऑर्बिट में थोड़ा सा चेंज आया और ये सूरज से और भी ज्यादा दूर चला गया। अब इधर नेपच्यून के ग्रेविटेशनल पुल ने काम किया और कई आईसी ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट भी इसके साथ दूर शिफ्ट हो गई। ये ऑब्जेक्ट्स आज कुइपर बेल्ट और स्कैटर्ड डिस्क में जाकर मौजूद है। अब अगर आप इन्हें इनर सोलर सिस्टम से कंपेयर करो तो नॉर्मल एस्ट्रॉइड के कंपैरिजन में ये काफी बड़े होते हैं। साथ ही ये ऑब्जेक्ट्स आइस और रॉक के बने हुए होते हैं। अब जिस तरह जुपिटर अपनी ग्रेविटी से एस्ट्रॉइड बेल्ट को कंट्रोल करता है ना, ठीक उसी तरह कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स नेपच्यून की ग्रेविटी के कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब सोलर सिस्टम में सूरज जैसा विशालकाय ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इससे 28 गुना छोटा एक प्लैनेट नेपच्यून आखिर कैसे कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई? तो दोस्तों इसका रीजन है सूरज और नेपच्यून के बीच की डिस्टेंस जो करीब 450 करोड़ किलोमीटर्स की है। अब दोस्तों सोलर सिस्टम में इतनी दूर सूरज की ग्रेविटी थोड़ी वीक हो जाती है और क्योंकि नेपच्यून कुइपर बेल्ट के बिल्कुल करीब मौजूद है तो उसकी ग्रेविटी यहाँ डोमिनेट करने लगती है। अब नेपच्यून की इसी ग्रेविटी ने कुइपर बेल्ट को कई जगहों पर डिस्टेबलाइज भी किया हुआ है जिससे कि इसका स्ट्रक्चर हर जगह पर यूनिफॉर्म नहीं है। इस तरह कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स के बीच भी साइज और ऑर्बिट्स की शेप में काफी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कुइपर बेल्ट के अंदर ही कई अलग अलग कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो नेपच्यून के साथ अपने इंटरैक्शन और अपने फॉर्मेशन के हिस्ट्री के कारण दूसरों से अलग आइडेंटिटी रखते हैं। अब दोस्तों कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स ने अपने हिस्ट्री में नेपच्यून की ग्रेविटी के साथ कैसा इंटरैक्ट किया है और उनकी ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी क्या है, इसके आधार पर उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। नंबर 1 डायनामिकली हॉट केबीओज और नंबर 2 डायनामिकली कोल्ड केबीओज। दोस्तों ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट एक सेंट्रल बॉडी के अराउंड एक परफेक्ट सर्कल से कितना डेविएट होती है। मतलब अगर उसकी ग्रेविटी सर्कुलर है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 होगी और वो जितनी ओवल शेप की होती जाएगी उसकी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब डायनामिकली कोल्ड केबीओज वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी एक्सेंट्रिसिटी 0.1 होती है, यानी कि उनकी ऑर्बिट ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप की होती है। वहीं अगर ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी 0.1 से ज्यादा है तो उसे डायनामिकली हॉट केबीओ की कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों काम की बात आ गई तो यार हम में से काफी सारे लोगों को ना एक ढंग का जॉब नहीं मिल पाता है। लाख कोशिश कर लो लेकिन फिर भी नहीं। बट क्या 100% जॉब प्लेसमेंट मिल सके ऐसा कोई उपाय है? वेल आपने अपना ऐप के बारे में तो सुना ही होगा जो इंडिया की लार्जेस्ट जॉब प्लेटफॉर्म है और लाखों इंडियंस को रोज जॉब्स खोजने में मदद करती है। और अभी अपना ऐप लेकर आए हैं अपना एसेंट कस्टमर एक्सीलेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम विद 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी। केवल 3 महीनों में 1000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को फ्लिपकार्ट, कोटक महिंद्रा जैसी टॉप कंपनीज में
अप टू 4 लाख पर ईयर की जॉब एनम पैकेज दिला चुकी है इन कस्टमर सपोर्ट रोल्स, वो भी केवल और केवल 15,000 की ट्रेनिंग फीस में। अब अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वे लोग आपके फाइनेंसेस को भी सॉर्ट आउट कर देंगे। तो टेंशन नॉट, अगर आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो और केवल 1 महीने में अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हो इन बिग कंपनीज विद ऑल सिक्योरिटीज लाइक प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस फॉर यू एंड योर फैमिली एंड मेनी मोर बेनिफिट्स, देन जस्ट फिल द फॉर्म बिलो अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चेक करो अपनी एलिजिबिलिटी। टीम आपको कॉल करेगी और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेगी। हम अगर जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर देना, क्योंकि केवल 50 से 100 स्टूडेंट्स का ही एक बैच बनता है। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो और घर ले जाओ गारंटीड जॉब ऑफर फ्रॉम टॉप कंपनीज। फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन्ड कमेंट में भी है। सोचो आज इस ट्रेनिंग में ज्वाइन होने से आपको कितना फायदा होगा और आपको एक रेस्पेक्टफुल जॉब मिलेगा। तो जल्दी से ज्वाइन करो। अब जानते हैं कि इनकी ऑर्बिट से हमें इनकी हिस्ट्री के बारे में आखिर क्या पता चलता है। दोस्तों, डायनामिकली कोल्ड केवीओज जिनकी ऑर्बिट्स ऑलमोस्ट सर्कुलर होती है, ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा से ही आज के कुइपर बेल्ट में एग्जिस्ट किया करते थे और कभी भी इनर सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे थे। बट क्योंकि अगर ऐसा रहा होता तो उनकी ऑर्बिट्स भी डिस्टॉर्टेड होती। वहीं डायनामिकली हॉट केवीओज पहले इनर सोलर सिस्टम में थे और जब नेपच्यून की ऑर्बिट में चेंज आता है तो वो उसके साथ ग्रेविटेशनल पुल में फंसकर कुइपर बेल्ट में आ जाते हैं। अब देखो, कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स नेपच्यून की ऑर्बिट के साथ रेजोनेंस में भी पाए गए हैं। मतलब जैसे जैसे नेपच्यून सूरज के अराउंड अपनी ऑर्बिट में चलता है, ठीक वही पैटर्न केवीओज भी फॉलो करते हैं। अब इन सभी चीजों से आप ये समझ सकते हो कि कुइपर बेल्ट किस हद तक नेपच्यून के इन्फ्लुएंस में है। और बस यही कारण है कि मैं नेपच्यून को सोलर सिस्टम की कमजोर कड़ी भी कह रहा हूँ। अब दोस्तों, जरा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखिए। इसमें गैरेट ब्राउन और हानो रीन नाम के 2 साइंटिस्ट ने स्टेलर फ्लाईबाय के कारण सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी का एनालिसिस किया है। मतलब अगर कल के दिन कोई स्टार सूरज के पास से गुजरता है तो इसका हमारे सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी पर आखिर क्या असर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इसके बाद हम इंसान जिंदा रह पाएंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 40,000 करोड़ तारे मौजूद है। हम इंसान लगातार अपनी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज बढ़ाते जा रहे हैं, पर इस विशालकाय यूनिवर्स में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अब देखो दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई दूसरा स्टार सोलर सिस्टम के ऊट क्लाउड से गुजरता है और वो नेपच्यून की ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी को सिर्फ 0.1 से भी डिफ्लेक्ट कर देता है, तो इससे पूरे सोलर सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाने वाला है। और जरूरी नहीं कि वो स्टार सूरज के बराबर साइज का ही हो या फिर सूरज से भी बड़ा हो। अगर वो सूरज की साइज और मास के 20% भी होता है तो वो सोलर सिस्टम में तबाही लाने के लिए काफी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एपोकलिप्स के उस दिन को इमेजिन करते हैं। सूरज से 5 गुना छोटा एक तारा तेजी से हमारे सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है और ऊट क्लाउड में एंटर होने वाला है। और गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी वासी आने वाली तबाही को लेकर पूरी तरह से अनजान है। अब हमारे गेस्ट स्टार अपनी मैसिव ग्रेविटी के साथ ऊट क्लाउड में एंटर होता है और सबसे पहले तो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करके तबाह कर देता है। अब दोस्तों, ये स्टार आकर हमारे सूरज से नहीं टकराने वाला, ना। पर जब स्टार जैसा कोई मैसिव ऑब्जेक्ट ऊट क्लाउड से निकलेगा तो इसकी ग्रेविटी का असर सोलर सिस्टम में अंदर तक होगा ही होगा। और सबसे पहले तो ये नेपच्यून की ऑर्बिट पर ही होने वाला है। अब जैसे ही दोस्तों नेपच्यून अपनी ऑर्बिट को 0.1% भी चेंज करता है ना, तो कुइपर बेल्ट में हलचल तेज हो जाएगी। कुछ ऑब्जेक्ट नेपच्यून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाने वाले हैं, तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स इनर सोलर सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। अब दोस्तों, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये तबाही को भी आगे बढ़ाते जाने वाले हैं। दोस्तों, कुइपर बेल्ट में लाखों करोड़ों के नंबर्स में ऑब्जेक्ट्स मौजूद है और 2000 से ज्यादा तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि जिनकी साइज कंसिडरेबली बड़ी है। मान लीजिए कि इनमें से एक ऑब्जेक्ट भी पृथ्वी को अपना टारगेट बनाते हुए आगे बढ़ता है तो ये पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की जान ले सकता है। अब याद करिए, आज से 6.6 करोड़ साल पहले एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट आसमान से गिरा था और डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया था। अब हो सकता है कि हम इंसान आने वाले दिनों में अपनी तरफ आते एस्ट्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय करना या फिर उनको डेविएट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, पर क्या हम अचानक से शॉर्ट नोटिस पर आई इस तबाही से निपट पाएंगे? वेल, शायद नहीं।
एक स्टेबल सोलर सिस्टम में भी हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कोई एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आएगा भी या नहीं आएगा। अब इसे आप एस्ट्रॉइड एपोफिस के एग्जांपल से समझ सकते हो। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जताते हैं कि एपोफिस पृथ्वी से टकरा सकता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हमसे काफी दूरी से निकल जाने वाला है। और दोस्तों, हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुइपर बेल्ट में प्लूटो और एरिस जैसे मैसिव ड्वार्फ प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये इनर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं तो ये दूसरे प्लैनेट्स के मून्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्ट्रॉइड बेल्ट में भी जबरदस्त डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड का हमला ही होने वाला है। अब एक बार जब नेपच्यून की ऑर्बिट डिसरप्ट हो जाएगी तो समय के साथ ये दूसरे प्लैनेट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगी। अगर उस समय तक कोई इंसान बच गया तो ये ऑर्बिटल चेंज उसे इंस्टेंटली तो नहीं दिखने वाला, बट ओवर द टाइम सोलर सिस्टम में कई सारे चेंजेस होंगे और अल्टीमेटली इस अनस्टेबल सोलर सिस्टम में किसी न किसी रॉकी प्लैनेट को अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। कहने का मतलब साफ है कि सोलर सिस्टम एक फैमिली है और जब फैमिली का एक मेंबर कल्प्रिट होता है तो वो पूरी फैमिली के लिए भारी पड़ सकता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आपने कभी नेपच्यून के बारे में ऐसा कुछ सुना था या फिर सोचा था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, जाने से पहले 100% जॉब प्लेसमेंट के लिए फॉर्म फिलअप करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।